नीरज सिंह जी, टू स्टार्ट विद मैं आपसे ये समझना चाहूँगी क्योंकि पॉलिटिकल नैरेटिव हमने देखा है, उत्तर प्रदेश की सियासत हमने देखी है। सभी पार्टी के स्टार कैंपेनर्स यूपी आते हैं और मुझे लगता है लखनऊ वो शहर है, अदब का शहर है। लखनऊ वो शहर है जहाँ पर सिर्फ नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स ही नहीं बल्कि मुझे लगता है स्टेट पॉलिटिक्स भी लखनऊ के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक हमें देखने को मिलती है। इन सब के बीच में इसी सीट से आपके बता राजनाथ सिंह जी उम्मीदवार हैं। आपको क्या लग रहा है कितना समर्थन उनको मिलेगा इस बार उत्तर प्रदेश में? आपने लखनऊ का अच्छा परिचय दिया कि ये अदब का शहर है, पर ये केवल अदब का शहर नहीं है। ये चिकनकारी के लिए भी मशहूर है, ये टुंडे कबाब के लिए भी मशहूर है। और आगे आने वाले समय में माननीय राजनाथ सिंह जी ने एक 15,000 करोड़ की इस लखनऊ को परियोजना दी है। जब पाकिस्तान चीन हमारी तरफ आंख तरेरेगा, जो ब्रह्मोस मिसाइल जाएगी उस पर भी लिखा होगा मुस्कुराइए कि ये लखनऊ से है। ये एक ऐसी परियोजना जिससे यहाँ पर मुझे लगता है कि बहुत बड़ी संभावनाओं का वह केंद्र बनेगा और उसके पार्ट्स और एसेसरीज ही इतने होंगे कि लखनऊ को एक नए लखनऊ बनाने में वह एक सिंगल प्रोजेक्ट जो है बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगा। कल कल जब मैं लखनऊ पहुंच रही थी तो मुझे लगता है कि एक वक्त लखनऊ की पहचान 10-90 चौराहा रही है, लेकिन कल मुझे मेरी टीम जो है वो ये बोल रही थी कि वो ब्रह्मोस मिसाइल बनी हुई है, आप वहाँ पर पहुँचिए। तो एक आइडेंटिटी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। बिल्कुल, द काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क विच हैज़ बीन डन इन लास्ट 10 ईयर्स, मुझे लगता है कि एक मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में इस लखनऊ का पूरा डेवलपमेंट करने का माननीय राजनाथ सिंह जी ने प्रयास किया है। But Neeraj, do you think it's only the infrastructure that when we talk about the development of any city, is it just the infrastructure? Do we not talk about Kisan? Do we not talk about employment? नहीं, मैं आपको वही कह रहा हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर जब एक बिल्ट होता है, जब 105 किलोमीटर्स की रोड अगर यहाँ पर बिल्ट होती है और देश विदेश से कनेक्टिविटी इसको हम दे रहे हैं। आज हम कह सकते हैं कि दिल्ली के तर्ज पर आज हमारे पास भी कई स्टेशन हैं। आज आलमनगर का सैटेलाइट स्टेशन है, आज सिटी स्टेशन है, आज ऐशबाग स्टेशन है और स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर वाला गोमती नगर है। देखिए, कहीं पर भी आपको विकास पहुंचाना है तो उसका पहला, आप अगर डेवलपमेंट की बात कर रही हैं तो उसकी पहली शर्त यह होती है कि उस शहर की कनेक्टिविटी देश से ही नहीं विदेशों से भी बने। देश से कनेक्ट करने के लिए हमारे पास तमाम जो स्टेशंस हैं उनकी आज स्थापना हुई है और साथ ही साथ टर्मिनल 3 इस लखनऊ में हवाई यात्रा करके अब तक जो लोग आते थे, पिछले साल 56 लाख लोग हवाई यात्रा करके इस लखनऊ आए हैं। और जिस दिन T3 जो नया हमारा टर्मिनल स्टार्ट हुआ है उसको जब फुल्ली ऑपरेशनल हम कर लेंगे तो 1,05,00,000 लोग हवाई यात्रा करके आएंगे। और जिस रिंग रोड की मैं बात कर रहा हूँ वो लखनऊ की पेरिफेरी को तो बढ़ा ही रहा है और साथ ही साथ वह हो सकता है किसी के घर के बाहर की सड़क ना हो, बट इट विल बी अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। जब पहली बार शहीद पथ बनाया गया यहाँ पर, उस समय माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और माननीय राजनाथ सिंह जी ही सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे। तो लोगों ने कहा कि ये शहीद पथ कहाँ बना दिया, बहुत बाहर है। पर मुझे लगता है कि आज इंटरनेशनल स्टेडियम बना तो वहीं बना, पुलिस हेडक्वार्टर बना वहीं बना, तमाम जो संस्थान देखते हैं आज वहीं बन रहे हैं और साथ ही साथ कई जॉब क्रिएशन का भी वह माध्यम बन रहा है। तो आप जस्ट इमेजिन कि 21 किलोमीटर की शहीद पथ अगर इतना परिवर्तन कर सकती है तो 105 किलोमीटर की या रिंग रोड बनेगी तो कितने बड़ी संभावनाओं का और रोजगार का वह केंद्र बनेगा। क्योंकि आपने विकास को लेकर बात की है, आपकी पार्टी हमेशा विकास विश्वास की बात करती रही है। इन सब के बीच में आपको 2 दशक से ज़्यादा का वक्त हो गया है मेरे ख्याल से राजनीति में, और लेकिन आप चुनाव कब लड़ेंगे? हम आपको चुनावी मैदान में कब देखेंगे? देखिए, जिस संगठन से हम लोग जुड़े हुए हैं उसका निर्माण इसलिए नहीं हुआ था कि हमें सत्ता प्राप्ति करनी है। हम चाहते तो जनता पार्टी के साथ जब दोहरी सदस्यता की बात चली, जिस समय 300 सांसद और 1600 विधायक नहीं होते थे, तो हम जनता पार्टी के साथ सत्ता के सोपानों पर बैठकर सत्ता वापसी के सपने देखते हैं। पर हमने संघ की विचारधारा, संघर्ष और समर्पण को चुना है। और जहाँ तक मेरी बात है, मैं कर्म धर्म वचन नाम से भी नीरज कमल हूँ। इस पार्टी की विचारधारा जिसको किसी एओ ह्यूम ने नहीं बनाया, वह एक वैकल्पिक विचारधारा जिसमें इस देश की मिट्टी की खुशबू हो, उसको लेकर हम लोग काम कर रहे हैं।
और केवल मेरे ही नहीं, मेरे पूरे परिवार में वही त्याग, तपस्या, समर्पण का इस पार्टी को हम क्या कर सकते हैं, और हमें यह लगता है इस पार्टी के माध्यम से हम देश के लिए कुछ कर पा रहे हैं। और अगर आप हमें अगर काट कर भी देखेंगे तो इसमें खून का रंग लाल नहीं, कमल के रंग का ही होगा। ठीक है, ये आपकी पार्टी के टुवर्ड्स कार्यकर्ताओं की, नेताओं की अपनी रॉयल्टी रहती है। हालांकि आपने हमेशा कांग्रेस पार्टी पर परिवारवाद का आरोप लगाया है आपकी पार्टी में, लेकिन आपका अगर देखा जाए, आपके भाई की बात की जाए, नोएडा में एमएलए हैं, विधायक हैं, आप 20 ईयर्स से पॉलिटिक्स में हो, राजनाथ सिंह जी का अपना अनुभव रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? अब आप स्पष्ट यही मेरा ही उदाहरण ले लीजिए। मैं 20 साल इस पार्टी में काम करते हुए ये भी नहीं कह सकता कि मैं इस पार्टी का बूथ अध्यक्ष हूँ, और वहाँ लोग माँ की कोख से पैदा नहीं होते और किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के दावेदार हो जाते हैं। यही सिखाता है कि कहाँ पर सत्ता प्राप्ति और कहाँ पर संघर्ष और समर्पण, ये अपने आप में परिभाषित करने के लिए मेरा एग्जाम्पल ही काफ़ी है। और जहाँ तक पंकज जी की आपने बात करी, 2007 में उनको टिकट मिला था और संगठन ने टिकट दिया था, और मेरे पिता माननीय राजनाथ सिंह जी उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। और यह मानक जहां पर हर कोई व्यक्ति एक टिकट के लिए एक दूसरे से हर प्रकार के षड्यंत्र करने को तैयार है, एक दूसरे के खिलाफ कुछ भी बयानबाजी कर देता है, उस टिकट के लिए 2007 में माननीय राजनाथ सिंह जी ने जो टिकट दिया पंकज जी को, पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने वो टिकट कैंसिल कर दिया और कहा कि ये मेरा ज़मीर मुझे गवारा नहीं करता कि मैं अपने हाथ से अपने बेटे को राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए जिस पेपर पर मेरे बेटे का नाम प्रत्याशी के रूप में है, मैं उसको साइन करूं। और 2007 में उन्होंने वो टिकट विड्रॉ करा लिया। ऐसा उदाहरण आपको किसी भी पार्टी में दिखता हो तो मैं मान जाऊंगा कि हमारे परिवार में भी, हमारे पार्टी में भी परिवारवाद है। मुझे राजनाथ सिंह का एक इंसिडेंट याद है, जब वो महबूबा मुफ्ती के साथ एक मंच शेयर कर रहे थे, और मैं इस सवाल पर भी आऊँगी क्योंकि मैंने उनको देखा था कि कई सारे पत्रकार वहाँ पर मौजूद थे और महबूबा मुफ्ती जी से पूछा जा रहा था सवाल, तो उनमें ना एक आक्रोश था, वो जर्नलिस्ट को उस तरह जवाब नहीं दे रही थी, लेकिन उस पूरी सिचुएशन को अगर किसी ने संभाला था तो वो हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी थे। उन्होंने पूरे बहुत ही बेहतरी के साथ उन्होंने कहा नहीं आप चाय पीजिए, और उस सिचुएशन को संभाला। लेकिन वो काम, वो कंपोजर, वो धैर्य कहाँ से लाते हैं राजनाथ सिंह जी, और क्या उनकी झलक आप में, आपके भाई में है वैसी? अब निश्चित रूप से जब 20 साल से आप देख रहे हैं पार्टी के अंदर काम कर रहे हैं और फिर भी यह अपेक्षा नहीं है कि कुछ प्राप्त करूं और इसके बाद किसी ऊंचाई पर पहुंच जाऊं, तो निश्चित रूप से धैर्य और जो ठहराव उनके अंदर है वो तो हम लोगों ने भी अपने अंदर लाने का प्रयास किया है। आगे भी चुनाव नहीं लड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक पार्टी ने कहा है कि अगर दरी भी बिछाना हो तो दरी बिछाएंगे, अगर कह दे कि किसी बड़े से नेता के सामने छाती अड़ा कर खड़े हो जाओ तो वो भी करेंगे। केवल और केवल पार्टी जो कहेगी उतना ही हमारे लिए सारा हमारा रूल्स, टर्म्स, कंडीशंस जो है वहीं से परिभाषित होती है। और जहाँ तक माननीय राजनाथ सिंह जी की बात कहूँ तो एक गजब का उनके अंदर ठहराव है, बहुत धैर्य है। आफ्टर बीइंग इन पॉलिटिक्स फॉर 50 years, आई कैन से दैट ही हैज नेवर मेड एनी कमेंट to hurt anyone's sentiments, और कोई never been controversial, हाँ, never, I don't recall any और statement. कभी भी कास्ट, क्रीड, जेंडर, कभी भी आप उन्हें देखेंगे कि कभी ऐसा स्टेटमेंट उन्होंने नहीं दिया कि किसी की भावनाएं आहत हो। और मैं समझता हूं कि भारत की राजनीति के अंदर यह हर कोई इस सिद्धांत का पालन करना चाहिए। हम लोगों का मतभेद हो सकता है और मनभेद नहीं होना चाहिए, हम इसको मानते हैं। और आज भी अक्रॉस द पार्टी लाइन हम कह सकते हैं कि हमारे कई मित्र हैं, और साजन जी बैठे हुए हैं, हमारे अनिल जी बैठे हुए हैं, सब लोग बताएंगे, मनीष जी, सभी हमारे मित्र हैं। और हम लोग इस लखनऊ के अंदर तो कम से कम ऐसा उदाहरण करें कि दूसरी जगहों के लिए ये एक नज़ीर बन जाए। 400 पार के दावे के साथ मैदान में इस बार पार्टी उतरी है, और सभी आपके कैंपेनर, सभी स्टार प्रचारक इसी नारे के साथ चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं। मैं आपसे ये समझना चाहूँगी, क्योंकि 2 फेज के इलेक्शंस हमने देखे, उसका रुख पॉलिटिकल नैरेटिव फर्स्ट फेज के इलेक्शन के बाद ही बदला है, क्योंकि उसके बाद से बयानबाजी भी हमें देखने को मिली है। सब ने बयानबाजी दी है, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष क्यों ना हो। ऐसे में आपकी पार्टी की स्ट्रैटेजी आने वाले फेजेस के लिए क्या रहेगी, और कैसे 400 को किस तरह पार करने की सोच है? देखिए, मुझे लगता है कि इस भारत के अंदर हर कोई व्यक्ति जान रहा है कि देश का मान, सम्मान, स्वाभिमान कैसे हमारे प्रधानमंत्री ने पूरे विश्व में स्थापित किया है। हमारी छाप केवल विश्व के
दूसरे देशों पर नहीं पड़ी है, अब तो चंद्रमा पर भी शिव शक्ति के रूप में वो विद्यमान है। आज हम कह सकते हैं कि जब हमारे प्रधानमंत्री विदेश में जाते हैं और पपुआ न्यू गियोना, अगर वहाँ के राष्ट्रपति अगर हमारे प्रधानमंत्री का पाँव छूते हैं झुककर, तो ये प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं है, ये 140 करोड़ जो हमारे हिंदुस्तानी हैं उनका सम्मान है। अगर हमारे प्रधानमंत्री अगर ऑस्ट्रेलिया जाते हैं और वो वहाँ के राष्ट्रपति कहते हैं नरेंद्र मोदी जी इज़ अ बॉस, तो ये उनका सम्मान नहीं है, हम सांपों वाले देश के कहे जाते थे। आज विश्व के अंदर उस प्रकार का सम्मान मिल रहा है, तो हमें इस बात की चिंता नहीं है। 1.8 ट्रिलियन की इकोनॉमी थी 2014 तक, आज़ादी से लेकर 2014 तक, आज 3.7 है और हम 10वें स्थान पे सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था थे, आज 5वें पे हैं। पहले जो है केवल 5 एम्स थे, आज 22 हैं। पहले 74 एयरपोर्ट थे, आज 152 है। ऐसे कई बात मैं बता सकता हूं जिन मानकों को अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि पारदर्शिता भी है और एक ईमानदारी और जिम्मेदारी से काम करने का हमारी सरकार ने काम किया है। इन सबको अगर हम जनता के बीच में लेकर जाने काम कर रहे हैं तो लोगों का शहर सी बहुत स्नेह और समर्थन प्राप्त हो रहा है। तो 400 तो आप मान कर चलिए कि बिल्कुल प्राप्त होगा और एक उसमें उन 400 कमल में एक खिलता हुआ कमल लखनऊ से भी होगा। ये बताइए मुझे कि ऑपोजिशन में, क्योंकि अभी हमने देखा राहुल गांधी रायबरेली से कैंडिडेट हैं और काफ़ी चर्चा इस बात को लेकर हो रही थी कि अमेठी से आएंगे नहीं, गृह मंत्री का भी बयान सामने आया था कि वो अपनी सीट छोड़कर भाग गए हैं। इन सब के बीच में रायबरेली से राहुल गांधी का उतरना और आपकी नज़र में मैं ये समझना चाहती हूँ कि आप ऑपोजिशन को इस वक्त कहाँ देख रहे हैं, नॉट जस्ट यूपी बट ऑन द सेंटर। मुझे लगता है कि अगर मैं राहुल जी के स्थान पर होता तो मैं उस चैलेंज को एक्सेप्ट करता और अमेठी से खड़ा होता। क्या होता है कि जब तक आप अपने कैडर के अंदर वो भरोसा न दिला पाओ कि आप सामने खड़े होकर उनकी आवाज़ बन सकते हो, तब तक कैडर में भी वो उत्साह उत्पन्न नहीं होता। पर ज़्यादा मैं उनको सलाह नहीं दूंगा क्योंकि वो जो जिस स्थिति में है, ईश्वर करे आगे आने वाले कई सदियों तक वो उसी स्थिति में रहें। हम तो इसी प्रकार से थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वैसे ही कहा है कि 2029 तक नहीं 2047 तक वह सोच कर चल रहे हैं कि भारत को श्रेष्ठ भारत ही नहीं, भारत को विश्व गुरु भारत बनना है। तो मैं तो मान कर चलता हूँ कि प्रभु जैसे उन्हें सद्बुद्धि प्रदान कर रहा है करता रहे। ठीक है, आपकी सरकार को बुलडोज़र वाली सरकार भी कहा जाता है। अभी हाल ही में मैंने एक खबर देखी थी जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे थे और उनका स्वागत करने के लिए बुलडोज़र लगाए गए थे, उन बुलडोज़र को सजाया भी गया था। इस पर आप क्या कहेंगे, क्या आप मानते हैं? बहुत I अच्छा just want to know your opinion. बहुत अच्छा है। मुझे बहुत कष्ट होता था जब दिल्ली में कोई गलती से भी गाड़ी के आगे से रास्ता काट देता था, लोग कहते जरूर यूपी का या बिहार का भैया होगा। आप ये समझ लीजिए कि वो उत्तर प्रदेश जो भगवान राम की जन्मस्थली, वह उत्तर प्रदेश जो भगवान कृष्ण की जन्मस्थली, वो उत्तर प्रदेश जो सबसे ज़्यादा सिविल सर्वेंट देती है, वो उत्तर प्रदेश जो सबसे ज़्यादा इंजीनियर देती है, वो उत्तर प्रदेश जिसकी भागीदारी सेना में भी सबसे ज़्यादा है, उसको इस हे दृष्टि से देखा जाता था। क्यों देखा जाता था? मुझे लगता है कि जब यंग जनरेशन के लोग हैं यहाँ पर, जब कभी पश्चिम के लोगों को मैं पूछता था कि भाई अगर बताओ कि भगत सिंह जी के साथ 2 जो शहीद हुए थे उन सेनानियों का नाम क्या था, तो वो नाम नहीं बता पाते थे कि सुखदेव और राजगुरु जी। पर उनसे पूछो कि अगर पश्चिम के भाटी गैंग के 4 गुर्गों का नाम बता दो तो 1 2 3 4 बताता था। पूर्वांचल के अंसारी गैंग के 4 गुर्गों का नाम तुरंत बता देता था। ऐसा क्या था? तो आज मुझे प्रसन्नता है कि कम से कम लॉ एंड ऑर्डर के फ्रंट पर जो हमारे बुलडोजर बाबा ने जो काम किया है, श्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने काम जो किया है, और ये पहली शर्त है अगर आपको डेवलपमेंट करना है तो लॉ एंड ऑर्डर के फ्रंट पर हमें काम करने की आवश्यकता है। चलाना लॉ एंड ऑर्डर के अंदर आता है? हाँ, देखिए मुझे लगता है कि माननीय योगी जी के शासनकाल में जो आम जनमानस के आंखों में भय दिखाई देता था, निश्चित रूप से अगर वो आज माफियाओं के आंखों में दिखाई दे रहा है तो मैं मानता हूं बिल्कुल बुलडोजर चलाना चाहिए। ठीक है, योगी जी का अपना एक पैटर्न रहा है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि मैं एक महिला हूँ और मैं भी पूर्वांचल से बिलोंग करती हूँ। मैंने पूर्वांचल का टाइम देखा है। अभी मैं नोएडा में हूँ, मैंने
यूपी की बदलती तस्वीर देखी है। मैंने वो वक्त भी देखा है जब गाँव में बिजली नहीं पहुंचती थी। मैंने वुमेन सिक्योरिटी को लेकर कई पैनल्स में चर्चा भी की है। लेकिन वुमेन सिक्योरिटी का ग्राफ हालांकि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में आगे बढ़ा है। लेकिन नीरज जी, आप बताइए, क्या आपको लगता है आपकी सरकार ने बहुत ज़्यादा काम महिलाओं की सेफ्टी को लेकर किया है, या अभी भी काम होना बाकी है? नहीं, देखिए, पहले तो मैं बता दूं, महिलाएं आज 76% महिलाओं ने माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार को समर्थन किया था पिछले चुनाव में। और उसका कारण है, जब पहली बार प्रधानमंत्री ने जब लाल किले की प्राचीर से शौचालय की बात करी तो लोगों ने कहा कि भाई इनका विजन देखिए, ये शौचालय की बात कर रहे हैं। वो शौचालय की बात नहीं कर रहे थे। एक गरीब परिवार से आते थे तो उस महिला का दंश समझते थे जो शौच के लिए खुले में जाती थी और कोई शहर की गाड़ी की रोशनी उस पर पड़ती थी, वो उड़ जाती थी। वो उसके दर्द की बात कर रहे थे। जब उज्ज्वला योजना के माध्यम से उन महिलाओं का दंश उन्होंने समझने का काम किया, जो जब एक चूल्हा फूकती थी तो 100 सिगरेट का धुआं उनके छाती पे जाता था। आज मैं कह सकता हूं कि हर एक फ्रंट पर महिलाओं के लिए उन्होंने, आज तो मैं सबसे बड़ी बात कि उन्होंने उनके स्वयं के का भाग्य विधाता बनाने का काम किया है। कल को आप पॉलिसी मेकर बनेंगे, 33% का आरक्षण, कौन जाने कंचन जी, कल को आप भी चुनाव लड़ रही हो, 33% का आरक्षण दे दिया है विधानसभा में, संसद में जो है आप सबका रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा। तो मैं समझता हूं कि हर एक फ्रंट पर महिलाओं को स्थान देने का काम किया। और एक बहुत अच्छा आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं, जो यहाँ पर हमारी महिलाएं हैं, हमारी जो बहनें हैं, निश्चित रूप से ये आंकड़ा सुने। जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसा सामाजिक सरोकार का आंदोलन चला तो लोगों ने कहा कि ये क्या चल रहा है, इसका क्या असर पड़ेगा। हरियाणा में 1000 बेटों पर केवल 891 बेटियां पैदा होती थीं। आज भारत में ये आंकड़ा जानकर आपको भी अचरज होगा, जब मुझे सुना तो मुझे भी अचरज हुआ था। आज 1000 बेटों पर भारत के अंदर 1020 बेटियां पैदा होती हैं। ये बदलते हुए भारत की तस्वीर। काशी, मथुरा, राम मंदिर में हाल ही में अयोध्या देख कर आई हूँ, और रामनवमी पर वहाँ इंडिया टेली लाइव ने वहाँ कवरेज किया था। अयोध्या की तस्वीर बदल गई है। फैज़ाबाद में मेरी मासी रहती हैं और मैं बहुत सालों पहले फैज़ाबाद गई थी। अयोध्या के हर, क्योंकि मैंने देखा है, मैंने काशी में भी, मुझे नहीं पता कितने लोग विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए गए होंगे। इन दो शहरों की तस्वीर बदली है। और इन दो शहरों में ऐसे लोगों थे नीरज कि लोगों ने अपने घर को खुद कहा है, अगर यहाँ से सड़क जानी है तो हम ये मंदिर के लिए देंगे। लेकिन ये विकास तो हुआ है, आपके मैनिफेस्टो में भी राम मंदिर का मुद्दा था, लेकिन इन सब के बीच में विपक्ष का लगातार ये कहना है कि आप लोग मंदिर के नाम पर, हिंदू होने के नाम पर वोट मांगते हो। मैं आपका नैरेटिव जानना चाहती हूँ। जरा उन्हें ये भी बताइए कि इस उत्तर प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी जो है 24,36,000 करोड़ का हो गया है, पिछली बार से 5.8% ज़्यादा। और इसमें बुराई क्या है? अगर लोगों की सांस्कृतिक चेतना जाग रही है, पहले जब कावड़िए निकलते थे अपने गंगा जल लेकर तो उनके डीजे बंद करा दिए जाते थे। आज जो है हमारे मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से निकलते हैं, उन पर फूलों की वर्षा करते हैं। आज काशी के अंदर जो मंदिर जमींदोज हो गए थे वो वापस उद्धृत रूप पा रहे हैं, आज भव्यता प्राप्त कर रहे हैं। आज मथुरा के अंदर कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है, विंध्यवासिनी माई के दरबार में कॉरिडोर का आज निर्माण के कार्य चल रहे हैं। और जहाँ कहते थे कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, आज वहाँ पर भी भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो आज नए जनरेशन के बच्चों को जब मैं देखता हूँ कि काशी के अंदर गंगा आरती कर रहे हैं, और जब मैं नवविवाहित जोड़े को जाकर मैं देखता हूं कि पहला आशीर्वाद उस अयोध्या के मंदिर में ले रहे हैं, तो किसी को क्या समस्या होनी चाहिए? यही तो, आप वामपंथ विचारधारा से प्रभावित होकर पाश्चात्य संस्कृति की तरफ अपना झुकाव होता जा रहा था। लोग ये मानते थे कि यही डेवलपमेंट की परिभाषा है, यही एडवांस होने की परिभाषा है। और पुनः हम अपनी मिट्टी की तरफ वापस अगर हम तेजी से बढ़ रहे हैं और उसकी तरफ हमारा झुकाव बढ़ा है, तो इसमें समस्या किसको क्या होनी चाहिए? नहीं, क्या आपकी पार्टी इस नैरेटिव से ओके है, या ये कोई फॉल्स नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि आपकी पार्टी हिंदुओं की सरकार है? क्या आप इस नैरेटिव से ओके हैं कि आपकी पार्टी हिंदुओं की सरकार है, हिंदुओं की? नहीं, जब मुझे लगता है सरकार की कोई परियोजना होती है वो हर एक व्यक्ति तक पहुंचती है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सदैव कहा है कि हम किसी को उसकी जाति पाति धर्म मजहब से नहीं मानते। और जब
उज्ज्वला योजना का सिलेंडर पहुंचा तो सबके यहाँ पहुंचा। सौभाग्य योजना के माध्यम से जब बिजली के खंभे लगे तो किसी का घर नहीं देखा कि किसके घर के या किसके गांव में बिजली जा रही है। पहले केवल 25% गाँव में बिजली थी, आज हम कह सकते हैं करीबन 95% गाँव में डायरेक्ट बिजली और के खंभे दिखाई देते हैं। तो हमने कभी किसी की जाति पाति नहीं देखी। आज आयुष्मान बीमा किसी को मिल रहा है तो उसके सबसे ज़्यादा लाभार्थी हमारे अल्पसंख्यक समाज के भाई बंधु हैं। तो तमाम पार्टी की परियोजना हम किसी को सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से हम 400 का आंकड़ा निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे। इन सब के बीच में इस बात पर भी थोड़ा प्रकाश डालिएगा, आपको क्या लगता है, क्योंकि राजनाथ सिंह को हमने देखा प्रचार के दौरान, जैसा कि आपने भी बोला और मैंने भी इस बात का जिक्र किया कि कोई कंट्रोवर्सी ऐसे हुई नहीं है। इन सब के बीच में आने वाले समय में आप क्या सोचते हो कि भारतीय जनता पार्टी कितने लंबे समय तक अपनी सरकार रहेगी? अब आपकी तैयारियां क्या रहेगी? क्योंकि कई बीजेपी के लीडर्स हैं जिनसे मैं बात कर रही हूँ और मैं पूछ रही हूँ कि क्या आप अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हो, तो वो मुझसे इस बारे में कम बात करके मार्जिन्स पर ज़्यादा बात कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल आश्वस्त हैं, तभी हम मार्जिन की बात कर रहे हैं। और हमारा नारा भी है अब की बार 400 पार, फिर से मोदी सरकार, और लखनऊ बोले 5 लाख पार। पिछली बार का मार्जिन हमारा 2,74,000 का था, फिर 3,48,000 का 2019 में हुआ, और इस बार कार्यकर्ता और सभी ने यहाँ पर जो विकास कार्य हुए हैं उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि 5 लाख का आंकड़ा पार करेंगे। और मार्जिन की बात इसलिए भी करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हमने अपनी संगठनात्मक पूरी तैयारियां कर रखी हैं, चाहे वो बूथ समितियों का गठन से लेकर पन्ना प्रमुख तक हम बहुत डिटेलिंग में जाकर हम अपने संगठन का निर्माण करते हैं। और इसलिए हम ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं हैं। हम अपने कार्यों का लेखा जोखा करके तमाम जो अन्य विपक्षी पार्टियां उनसे बहुत पहले हम लोग अपना चुनावी अभियान चालू कर चुके हैं। अब विपक्ष के बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। कल मुझे जानकारी लगी कि जो उम्मीदवार घोषित था उसके अतिरिक्त एक और उम्मीदवार ने समाजवादी पार्टी का सिंबल ले लिया। तो अभी तो वहाँ तो विपक्ष में इस प्रकार का असमंजस है, और हमारा चुनाव अभियान बहुत लंबे समय से चल रहा है, इसलिए हम आश्वस्त हैं। हमारा कॉन्फिडेंस में नहीं, हम अपनी तैयारियों को पूरा अमली जामा पहनाने काम कर रहे हैं। और इसी के साथ बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू फॉर बीइंग ऑन दिस मंच और इनसाइट्स देने के लिए कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी कितनी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। आई वुड लाइक टू कॉल नैना and on stage for the next round. Acha, also before that, I would like to call our team for the felicitation ceremony. Mihir ji, please request you to come on stage. And Rakesh ji also to come here and present the bouquet.